हरियाणा यानी कि पड़ोसी प्रदेश में चुनावी तस्वीर परिणामों में ऐसी साफ हुई कि कई लोगों के राजनीतिक भविष्य और कई विश्लेषकों की दुकान पे सवाल खड़े हो गए। लेकिन आज बात करेंगे कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की इस हार के बाद, इस अप्रत्याशित हार के बाद जाट राजनीति का भविष्य क्या होगा। आपको बता दें कि उत्तरी भारत में एक बड़ी जाति यानी कि राजस्थान में चुनाव प्रभावित करती हैं, हरियाणा में डिसाइडिंग फैक्टर में है, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बड़ी संख्या में जाट वोट बैंक हैं, लेकिन लंबे समय से कोई जाट सीएम नहीं है। मुख्यमंत्री की डिमांड अक्सर जाट समाज के राजनीतिक मंचों से नजर आती हैं, लेकिन हरियाणा का विधानसभा चुनाव परिणाम क्या सबक दे रहा है और क्या सबक लेंगे जाट नेता, क्योंकि भाजपा ने जिस तरीके से हैट्रिक लगाई है और भाजपा ने जिस तरीके से गैर जाट वोटों को लामबंद किया हरियाणा में, भाजपा ये प्रयोग दूसरे प्रदेशों में भी दोहराना चाहेगी, क्योंकि जाट वोटर्स अक्सर वोकल रहता है, अपनी बात कहता है, अपने विरोध को दर्ज करवाता है, दर्शाता है और परिणाम बदलता है। भाजपा ने राजस्थान में जाट आरक्षण की शुरुआत की थी, इसके बावजूद फील गुड फैक्टर वाजपेयी सरकार के काम नहीं आया था। आज इसी पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जीत की हैट्रिक लगाती है, इतिहास बनाती है कि जब से हरियाणा बना है उसके बाद 3 बार लगातार सरकार बहुमत के साथ तीसरी बार बनी है, वो भाजपा है। कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन इस चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित हुए। बीजेपी ने सीएम नायब सैनी के नेतृत्व में एक प्रभावी चुनाव लड़ा और नायब सैनी ने सभी पॉलिटिकल भविष्यवाणियों, टिप्पणियों, एग्जिट पोल को गलत साबित किया है। भाजपा के लिए जीत पड़ी है निश्चित तौर पे, और बड़ी चीज है कि पिछले चुनाव के मुकाबले दोनों ही दलों की सीटों में इजाफा हुआ है। जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी 0 पर सिमट गई। अब बड़ी चीज ये है, कास्ट बेस्ड जो स्थिति रही है उस पे बात करेंगे कि जिस तरीके से भाजपा ने अपने आप को यहाँ साबित किया है। छोटी पार्टियां सिमट के रह गई, राष्ट्रीय पार्टियों में आम आदमी पार्टी और बसपा भी 0 पे, और भी पार्टियां कई इतना प्रभावी जो है वो इस चुनाव में आउटपुट नहीं दे पाई। लेकिन आम आदमी पार्टी बड़ी भूमिका निभाती है कांग्रेस के मार्जिनल वोट को खींच ले जाने में। अब बड़ी चीज है कि नायब सैनी अपने जो मंत्रिमंडल हैं उसमें क्या बदलाव करेंगे, क्योंकि 14 अधिकतम मंत्री हो सकते हैं हरियाणा की कैबिनेट में, और उसमें से 2 को छोड़ दें तो लगभग सारे चुनाव इस बार नहीं जीत पाए हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल पूरा लगभग नया होगा। अनिल विज को और एक और मंत्री को छोड़ दें, साथ ही नायब सिंह सैनी, इनके अलावा पूरा नया मंत्रिमंडल होगा। कौन होंगे, क्योंकि दलित वोट बैंक की बड़ी भूमिका रही है, एससी समुदाय का जो बड़ा योगदान रहा है कि राज्य में कुल 17 आरक्षित सीटों में से 9 पर बीजेपी जीत दर्ज करती है। अब नई सरकार में एससी की नुमाइंदगी प्रभावी देनी होगी। क्या हरियाणा में डिप्टी सीएम एससी वर्ग से होगा, बड़ा सवाल है, क्योंकि सर्वाधिक जो विधायक हैं वो इसी वर्ग से भाजपा में हैं। पंजाबी मूल के 8 माने जा रहे हैं, ब्राह्मण वर्ग से 7, जाट और यादव 6 हैं। इसके अलावा राजपूत, ओबीसी और गुर्जर समाज के विधायकों की भी ठीक संख्या है। मंत्रिमंडल में कौन होगा? 2019 में भाजपा को 37% वोट के साथ 40 सीटें मिली थी और कांग्रेस को वोट 9% यानी कम मिले, यानी 28% मिले, लेकिन सीटें 31 मिली। और ये बीच जीत जो है वो भाजपा के लिए थोड़ी अहम है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद पहला विधानसभा चुनाव था किसी पूर्ण स्टेट का जिसमें भाजपा कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर थी। कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के नवाचार के बाद कांग्रेस उभर रही थी, प्रभावी हो रही थी, लेकिन यह प्रभाव हरियाणा के चुनाव परिणाम में धराशायी होता नजर आया। और बड़ी चीज है कि 2 दशक से हरियाणा में एक बड़े नेता के तौर पे कांग्रेस की जिन्होंने कांग्रेस की जो लगाम कह दें या कांग्रेस के अलम को, झंडे को जिन्होंने थाम रखा था, भूपेंद्र हुड्डा के पॉलिटिकल फ्यूचर पर एक संशय है। पॉलिटिकल फ्यूचर की बात अशोक गहलोत की भी होनी चाहिए, जो यहाँ इस चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक बड़े सिपह सालार के तौर पे रहे। दीपेंद्र हुड्डा क्या सोचेंगे, उनका फ्यूचर क्या कभी हरियाणा के सीएम की ओर कांग्रेस
डिसाइड करने की और सोचेगी, क्योंकि यह चुनाव परिणाम अगले 5 साल में भी काफ़ी कुछ डिसाइड करेगा। क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं कि ऐसा माना जाता है हरियाणा में 90 में से 40 सीटें ऐसे दावे हैं कि जहां जाट प्रभावी जो है वो परिणाम डिसाइड करते हैं, और भाजपा उन जाट बहुल सीटों पे जीत हासिल करता है जिसमें माना जाता है कि माइक्रो मैनेजमेंट और कास्ट बेस इक्वेशन जो है उनको भाजपा साधने में सफल रही, उनकी रणनीति सफल रही है। हालांकि भाजपा के कई जाट नेता इस चुनाव में नहीं जीत पाए, और सारे जानकार ये कह रहे हैं कि एंटी जाट सोशल इंजीनियरिंग बहुमत की वजह बनी है। कांग्रेस का कहना है हार पे मंथन है, और जाट वोटों का बिखराव और गैर जाट वोटों का ध्रुवीकरण एक बड़ी वजह है। अब चूंकि कांग्रेस ने जाट राजनीति के जरिए राजस्थान में सरकार बनाने के हरियाणा में सरकार बनाने की रणनीति बनाई, कुछ हद तक कामयाब रही, लेकिन इतनी कामयाब नहीं रही जितनी कांग्रेस सत्ता में पहुंच जाए। जैसे बताते हैं 27 से 28 टिकट एक ही जाति के लोगों को दिए गए हैं। तो बड़ी चीज यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले राज्य में क्षेत्रीय और निर्दलीय की तो सीटें भी कम हुई और वोट शेयर भी कम हुई। बीजेपी कांग्रेस दोनों के वोट शेयर बढ़े, लेकिन कांग्रेस बहुमत में नहीं पहुंच पाई, क्योंकि कांग्रेस ने पूरा चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के हिसाब से ही लड़ा। सबसे ज्यादा कैंडिडेट 72-73 के आसपास कैंडिडेट हुड्डा कैंप के ही थे। उसके बावजूद हुड्डा कैंप में भाजपा एक बड़ी प्रभावी सेंध लगाने में सफल रही, खास करके जाट वोट बैंक जहां बहुतायत में है वहां भी। उचाना कला, सफीदों, गुहाना, क्योंकि वहां बड़ी संख्या में जाट बहुल विधानसभा क्षेत्र माने जाते हैं, लेकिन भाजपा के गैर जाट उम्मीदवारों ने कांग्रेस के उम्मीदवारों को मात दी। और बड़ी चीज़ है कि जहां आमने सामने वाली स्थिति के बजाय भाजपा ने गैर जाट उम्मीदवार को मैदान में उतारा और सफल भी रही भाजपा। और संजीव बालियान जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और जाटलैंड में पार्टी की कमान को संभाले हुए थे, उन्होंने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी की वजह से जाट समाज का एक तबका बीजेपी के साथ भी रहा है। वो जाट समाज जिसकी विचारधारा भाजपा या आरएसएस के राष्ट्रवाद से प्रेरित रही है। और सबसे ज़्यादा चीज़ जो है, सेना वाला मुद्दा भी नहीं चला, सारी चीज़ जो है। तो चूंकि भाजपा के खिलाफ नेगेटिव माहौल तो था, लेकिन भाजपा को जैसे ही लोकसभा चुनाव में एक डेंट दिया, उसके बाद जो नेगेटिव माहौल था वो थोड़ा कमज़ोर हुआ, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं। साथ ही जितना जाट वोट बैंक भाजपा को 2014 और 19 में मिला, निश्चित तौर पे 24 में शायद ये नहीं मिला हो, क्योंकि कांग्रेस में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और सारी चीज़, ये लामबंदी जो हुई है वो कांग्रेस के लिए नुकसानदेह रही। और भाजपा जो है वो ओबीसी समाज से आने वाले नायब सिंह सैनी को पहले सीएम बना के एक बड़ा संदेश देने में कामयाब रही। चूंकि मैं पहले बता चुका कि राजस्थान में जिस तरह से ब्राह्मण सीएम हैं, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी हैं, मूल ओबीसी से हैं, वहीं हरियाणा में इसका वाइस वर्सा उल्टा है, जैसे कि ओबीसी से सीएम हैं और ब्राह्मण वहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं। और सारी चीज़ जो है वो देखी जाती है भाजपा की उस रणनीति से, जब वो एक्स सीएम मनोहर लाल खट्टर को हटा के उनका जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो खट्टर के साथ मूव होती हैं। जाटों की नाराज़गी खट्टर से ज़्यादा थी और वो मैनेज करने में सफल रही। और बड़ी चीज़ ये है कि जाटलैंड में जिस तरह से कांग्रेस हारी है, खास करके चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह हारे हैं। उचाना कला बड़ी जाट बहुल सीट हैं, और चौधरी सर छोटू राम जो है एक बड़ा नाम है, जिन्होंने आज़ादी से पहले और बड़ा काम किया, और उसके बाद उनके नाम पे लोग, वो एक प्रेरक तत्व हैं सभी समाजों के लिए ही, खास करके किसान पॉलिटिक्स में। और उनकी विरासत पे दावा रहता है चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह का। तो ब्रजेंद्र सिंह की हार एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ उन्हें हरा देता है। तो बड़ी चीज़ है, दूसरे जाट नेता जो निर्दलीय थे उसमें भी वोट बट गए। हालांकि बीजेपी के बड़े नेता जो हैं, जैसे कैप्टन अभिमन्यु रहे या ओम प्रकाश धनखड़ रहे, वो भी चुनाव नहीं जीत पाए। हालांकि सतीश पूनिया जो कि राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और वो प्रभारी थे हरियाणा का, उनका ये कहना है कि जाट बीजेपी के साथ नहीं है, यह कांग्रेस ने कुप्रचार किया। बीजेपी के साथ जाट रहे हैं, ये सतीश पूनिया का दावा है। और उनका ये कहना है कि पार्टी के कुशल प्रबंधन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की वजह से जनादेश मिला है। तो बेसिकली अगर ये चीज़ें देखें तो भाजपा के ही कई नेता जो है वो अक्सर दबी जबान में स्वीकारते हैं कि जाट
वोटर जो है वो वोकल रहे हैं सीधे तौर पे, और अपना जो मत है उसको प्रकट करते हैं सीधे तौर पे, हिडन एजेंडा नहीं रखते, और साथ ही व्यक्ति पे डिपेंड करते हैं। पार्टी या विचारधारा सेकेंडरी हो जाती है कि कौन व्यक्ति के साथ हैं। जैसे कि बड़ी चीज़ ये रहती है कि हालांकि ये जो आंकड़े हैं वो चुनाव आयोग जाति और धर्म के आधार पर वोटिंग के आंकड़े जारी नहीं करता, लेकिन अब जाट वोट बैंक के खिलाफ जो ये माहौल चला है, इसको लेके जैसे मैं पहला शुरुआत में बता चुका कि प्रदेश में 2014 के बाद लगातार गैर जाट सीएम हैं। राजस्थान में आज तक कोई जाट सीएम नहीं बन पाया। उत्तर प्रदेश में रहे हैं, लेकिन अभी वहाँ स्थिति यादव, उससे पहले मायावती, उसके बाद अभी योगी आदित्यनाथ। लेकिन क्या जाट सीएम की संभावना बनती है, खास करके उत्तर भारत के इन प्रभावशाली राज्यों में, जहाँ जिसमें अपन मध्य प्रदेश को भी गिन सकते हैं, जहाँ भाजपा ने यादव को सीएम बनाया है। तो सारी चीज़ ये है कि जब 2004 में जब कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा में और कांग्रेस के अध्यक्ष भजनलाल थे, लेकिन पार्टी ने ये जो है भूपेंद्र हुड्डा को एंट्री करवाई और भजनलाल अलग पार्टी बना लेते। इससे कांग्रेस दो राह पे नजर आई है सीधे बात। हालांकि हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बना लेती है, लेकिन सीटें कम हुई। और सारी चीज़ ये है कि 2014 में अगर भूपेंद्र हुड्डा का एक बयान सुने पानीपत की रैली में, तो वो ये कहते भी सुने गए कि वो जाट पहले और मुख्यमंत्री बाद में हैं। और इसके बाद ही 14 के बाद ही चुनाव में कांग्रेस 15 सीटों पे सिमट गई। और कांग्रेस की पॉलिटिक्स जो है वो कास्ट बेस मानी गई हरियाणा में। और सारी चीज़ें कि हुड्डा को कांग्रेस ने लगातार तीसरा मौका दिया जिसमें वो असफल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ हैं, क्योंकि ये पहले तय हो गया कि हुड्डा के समर्थकों को सर्वाधिक टिकट मिले हैं, तो ये हो गया कि हुड्डा सीएम बनेंगे। ऐसे में शैलजा के जो संभावनाएं थी और गैर जाट वोट जो है वो सीधे तौर पे एससी समेत जो है वो लामबंद हो गए। कांग्रेस अति आत्मविश्वास में जो है वो चली गई, क्योंकि कांग्रेस ने पहले जिस तरह से वोट सेटअप को संभाला था हरियाणा में, क्योंकि जब बंसीलाल सीएम रहे तो बंसीलाल ने भी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की बजाय सभी समाज के लोगों को, जैसे दलित ब्राह्मण समुदाय के लोग साथ रहे, ओपी जिंदल जैसे लोग रहे। तो बाद में भजनलाल बने तो वो गैर जाट ही थे, लेकिन हुड्डा की वजह से संदेश गया कि कांग्रेस में जाटों का दबदबा है। और सीधे तौर पे कि उनको ये लगा कि अगर हुड्डा एक बार फिर सीएम बनते हैं तो एक कास्ट बेस्ड दबदबा बढ़ेगा और सीधा नुकसान होगा। कांग्रेस इसी मूड पे थोड़ा सा भांपने से चूक जाती हैं और फिर वो एमिगडाला रिएक्शन जिसकी मैं चर्चा करता हूँ, वो गलतियां पे गलतियां होती गई और सारी चीज़ हैं। और वो बड़ी पैमाने पे जो है हरियाणा में एक डेंट देती है कांग्रेस को, और कांग्रेस इतने आत्मविश्वास में थी कि सीएम कौन बनेगा ये तय करना बाकी रहा है। तो जिस तरीके से हरियाणा की प्रभारी रही, राजस्थान की राज्यपाल रही मार्गरेट अल्वा ने भी ये कहा है कि आपसी झगड़े के कारण जो है वो हरियाणा गंवाया गया है। अब चूंकि अपन शुरुआत में बात कर रहे थे कि क्या भविष्य रहेगा हरियाणा में जाट पॉलिटिक्स का, क्योंकि चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये सभी जाट बिरादरी से हैं। हरियाणा में सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहे बंसीलाल, 11 साल 300 दिन, 12 साल के आसपास, और एक बार वो अपनी पार्टी यानी हरियाणा विकास पार्टी के जरिए मुख्यमंत्री बने, बाकी 2 बार कांग्रेस से बने। और दूसरी सबसे लंबी पारी भूपेंद्र हुड्डा ने खेली, जो लगभग 10 साल सीएम रहे। तो सीधे तौर पे बात करें तो भजनलाल को, बंसीलाल और मनोहर लाल खट्टर को हुड्डा से ज़्यादा वक्त मिला, लेकिन चुनाव नतीजे कहते हैं कि बीजेपी का गैर जाट समीकरण जो है वो हिट रहा है। तो हालांकि पॉलिटिक्स में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती, और यह कहना गलत है कि जाट मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा, क्योंकि यह जो मैनेजमेंट बिठाने में जो चूक रही हैं, क्योंकि अगर हुड्डा के अलावा कोई चेहरा होता कांग्रेस में तो निश्चित तौर पे, क्योंकि जाटों का दूसरी जातियों से लगातार पहले भी जुड़ाव रहा है। राजस्थान में जिस तरीके से आप 98 का इलेक्शन देखें या उसके बाद
तो ऐसा कास्ट बेस्ड चीज़ें हुई नहीं। तो ऐसा सीधे तौर पे हरियाणा में एक चीज़ ये भी लगती है कि केवल जो विरोध था वो हुड्डा का जो फ्रंट फुट बैटिंग वाली स्टाइल रही है उनका रहा है। तो इसमें किसी कास्ट के खिलाफ या ये चीज़ें एकदम साबित कर पाना या घोषित कर पाना भी मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में लगातार समीकरण बदलता रहता है। तो 5 साल बाद क्या समीकरण रहेंगे, फिलहाल कोई घोषणा करना मुश्किल है, क्योंकि हरियाणा के जाट पहले से भी कभी किसी एक नेता के साथ नहीं रहे हैं। कभी देवीलाल के साथ रहे तो कभी बंसीलाल के साथ, हुड्डा को भी उन्होंने अपना नेता माना। परंतु इस बार जो है वो, यदि हश्र देखो आप पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का, उनकी पार्टी का, तो बड़ी चीज़ है कि अब सवाल ये है कि जाट नेता दूसरी जातियों को कितना साथ लेके चल सकते हैं। और जैसा बंसीलाल ने किया पहले हरियाणा में, या दूसरी जगह भी, जिस तरह से आप उत्तर प्रदेश से बड़े नेता रहे जो कि कास्ट बेस पे नहीं गए, अपनी एक अलग छवि गढ़ी, चौधरी चरण सिंह जिनका नाम लेते हैं, ईमानदार राजनीति, तमाम चीज़ों में मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, देश के प्रधानमंत्री बने। देवीलाल के वक्त में भी एक ऐसा सेटअप था कि जिस तरीके से राजस्थान में चंद्रशेखर देवीलाल के गठजोड़ के कारण कांग्रेस 89 के चुनाव में 0 पे चली गई थी और कांग्रेस 90 का विधानसभा चुनाव भी हारी थी, जनता दल भाजपा का जो गठबंधन था। खैर वो एक अलग जो है वो हिस्ट्री है, लेकिन अब आगे फ्यूचर क्या रहेगा, जाट राजनीति, जिसके लिए मैं पहले कह चुका कि वोकल वोटर हैं और डेमोक्रेसी की जो स्टाइल है उसके अनुसार डेमोक्रेटिक तरीके से अगर विरोध की परंपरा है तो उसे दर्शाते हैं प्रभावी तरीके से, डेमोक्रेटिक हैं। तो क्या लगता है कि जाट पॉलिटिक्स अब किस दिशा में जाएगी, हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।